Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, we are going to study the chemical composition and function of chloroplast. In previous class, we have studied about the general account and ultrastructure of chloroplast. Before starting the chemical composition and function of chloroplast, I would like to summarize the structure of chloroplast in brief. Dear students, the chloroplast is an intracellular compartment or cell organelle found in eukaryotic cells only. अब क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट आप लोग बोटनी के स्टूडेंट हैं तो क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में आपके फोटोसिंथेसिस आएगा। तो अगर आप क्लोरोप्लास्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे, डीपली उसकी स्टडी कर लेंगे, तो आपको फोटोसिंथेसिस समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं क्लोरोप्लास्ट को अच्छी तरह से समझाना चाहती हूँ। तो जो क्लोरोप्लास्ट है यह सबसे पहले एक एनवलप से घिरा हुआ रहता है। ये जो एनवलप है यह डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। बाहरी झिल्ली इट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वह परमिएबल होती है, किसी भी केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, आयन को अंदर बाहर जाने देती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वह सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल होती है, जो सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अंदर या बाहर जाने देती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जो इनर मेम्ब्रेन है वह भी एक कंपार्टमेंट को घेरे हुए रहती है जिसे कि मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहा जाता है। तो दो कंपार्टमेंट हो गए। एक कंपार्टमेंट कौन सा हुआ जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का है, और दूसरा कौन सा हो गया जो कि स्ट्रोमा और मैट्रिक्स जो है जो कि इनर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या पाया जाता है, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, डीएनए भी पाया जाता है इसके अंदर, और राइबोसोम्स भी पाया जाता है। क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो सेकंड पार्ट है डार्क रिएक्शन होगी, इसलिए स्ट्रोमा के अंदर वो सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशली रूबिस्को। अब जो स्ट्रोमा है उसके अंदर कई सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि थाइलेकोइड्स कहलाते हैं। थाइलेकोइड क्या है? सिंपल लेमिली है, मेम्ब्रेन है, जो कि इनका वही स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी वही वाला इसका लिपोप्रोटीन वाला स्ट्रक्चर है। और ये जो थाइलेकोइड्स हैं बीच में से इनमें ल्यूमेन पाई जाती है। थाइलेकोइड्स क्या है? एक के ऊपर एक जमे हुए रहते हैं, जैसे हम सिक्कों को एक के ऊपर एक जमाते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर जमने के बाद जो संरचना होती है इट इज कॉल्ड ग्रेनम। ग्रेनम इज अ सिंगुलर वर्ड। खूब सारे ग्रेनम होंगे तो क्या कहेंगे हम उन्हें? ग्रेना कहेंगे। और जो ग्रेना है ये क्या है? आपस में जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? इंटर स्ट्रोमल जो लेमिली है उनके द्वारा घिरे हुए रहते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर तीन कंपार्टमेंट हो गए। पहला इंटरमेम्ब्रेन कंपार्टमेंट, दूसरा कौन सा हो गया? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, और थर्ड जो है वो क्या हो गया? थाइलेकोइड वाला पार्ट हो गया। अब ये जो थाइलेकोइड है इसके अंदर क्या है? लेमिली प्रेजेंट रहती हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट है ये, और इसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और फोटोसिंथेसिस की जो पहली वाली रिएक्शन है, फर्स्ट पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज लाइट रिएक्शन, वो कहां पर होती है? इन थाइलेकोइड्स के अंदर होती है। थाइलेकोइड्स के अंदर क्यों होती है? क्योंकि थाइलेकोइड्स के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर जगह जगह पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, जैसे खास करके क्लोरोफिल्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, एरोटीन्स हैं, फाइकोबिलिन्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। अब ये क्या करेंगे? लाइट को, जो सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी क्या है? एनर्जी का भंडार है धरती पर। तो सोलर एनर्जी को ये जो पिगमेंट्स हैं ये कैप्चर करेंगे
और किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, एटीपी और NADPH2 में। तो स्टूडेंट्स लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, थाइलेकोइड में होती है। अब फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल। उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और आगे जाकर के कई सारे स्टेप्स को में होने के बाद में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और ऑक्सीजन और वाटर जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इन रिएक्शंस को पूरा होने के लिए केमिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये केमिकल एनर्जी कौन सी वाली है, जो थाइलेकोइड्स पे पाए जाने वाले पिगमेंट्स ने सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई थी, वो एनर्जी अब स्ट्रोमा में काम आएगी। तो इस तरह से क्या है कि आगे से आगे ये सारी चीजें जो है पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और इसके बाद बच्चों अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन, या जो इसका रासायनिक जो संगठन है वह क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट का। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टुडे, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। The chloroplast contains proteins about 30 to 55%, lipids about 20 to 35%, chlorophylls about 9%, केरोटीन्स, जेंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स। देखिए केरोटीन्स, जेंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स आर कॉल्ड एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जबकि क्लोरोफिल्स आर द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। Then RNA, DNA, ribosomes, starch granules, ions of magnesium, iron, copper, manganese, zinc, and phosphorus. Proteins form chloroplast membranes and lamellae, and enzymes for light reaction and dark reaction. Lipids are mainly phospholipids, fats, sterols, waxes found in the lamellae and envelope of chloroplast. The thylakoids contain photosystem first and photosystem second and light harvesting complexes. Then other important chemical composition is ribosomes. The ribosomes which are found in chloroplast are smaller and 70S type. 70S टाइप राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया आप लोगों को, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स पाए जाएंगे वह कैसे होंगे, 70S टाइप के होंगे। डीएनए, क्लोरोप्लास्ट कंटेन अबाउट 0.5% डीएनए which is double stranded but not circular. It is about 1,35,000 base pair long and takes part in cytoplasmic inheritance. And due to presence of this DNA in chloroplast, the chloroplast is also known as semi-autonomous cell organelle. Then functions of chloroplast. Although the chloroplast performs various functions, but the main function is photosynthesis. So the first and important main function is photosynthesis. The chloroplast performs a very, very important function, that is photosynthesis. It acts as the center for the conversion of solar energy into chemical energy. और ये जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो क्षमता होती है वह केवल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में ही होती है। The chloroplast absorbs solar energy in the form of photons, which is transformed into chemical energy. This chemical energy is stored in the food material. In this process, water and carbon dioxide are utilized and oxygen is produced, which is very essential for all living organisms. CO2 level on the earth is also maintained by this process. मैंने previous क्लास में बताया था कि
दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस इवेंट्स इस धरती पे होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पहली जो है वह रेस्पिरेशन है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो सब में पाई जाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस इवेंट है वह है फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन में देखिए, आप लोग सभी जानते हैं ऑक्सीजन गैस काम आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगर सभी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को काम में लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, कई तरह के आगे जाकर के दूसरे कंपाउंड्स भी बनते हैं। तो इससे क्या है कि धरती पर बैलेंस बना हुआ है। देन अदर फंक्शंस आर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। देन नेक्स्ट इज इन प्रोटीन सिंथेसिस। The chloroplast contains their own DNA and ribosomes. So the chloroplast DNA codes for messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA, which help in protein synthesis in the ribosomes. Then next function is cytoplasmic inheritance. Due to presence of the DNA, the chloroplasts help in inheritance of characters from one generation to the next generation. जो वो इनहेरिटेंस मतलब वंशानुगति जो होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो आती है, तो वैसे तो क्या होता है इनहेरिटेंस या वंशानुगति जो होती है उसको कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। इसलिए तो न्यूक्लियस के द्वारा अगर इनहेरिटेंस कंट्रोल है तो उसे अपन कहते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये वाला जो डीएनए जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है यह भी कई बार कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है। सो यह भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस आर स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहेरिटेंस इन क्लेमाइडोमोनास एंड इन मिराबिलस species. Then next function is mutation. Sometimes genes present in chloroplast get mutated. This is known as chloroplast mutation.